अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा। हाँ, एकदम सटीक। बिल्कुल, मतलब जैसे किसी इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट में होता है। हड्डी टूट गई, एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लकीर दिखी और डॉक्टर ने बस इशारा करके बता दिया कि यहाँ दिक्कत है और ये इसका इलाज है। और ये स्पष्टता हमें बहुत सुकून देती है। हाँ, हमें चीजें साफ साफ दिखाई देना और उनका एक तय खांचे में फिट होना पसंद है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो जब कोई बीमारी सिर्फ एक शरीर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज को अपनी चपेट में ले ले। वो बहुत ही डरावना परिदृश्य होता है। एकदम। जब हम किसी महामारी को इंसान के दिमाग, समाज की नैतिकता और एक तरह के सामूहिक आघात के नजरिए से देखने लगते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा। और यहीं से वो परिदृश्य शुरू होता है जिसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स, मतलब कि भ्रम और धुंधलेपन का क्षेत्र कह सकते हैं। धुंधलेपन का क्षेत्र, बिल्कुल। वो इसी स्याह सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। हाँ, आज हम 1902 में मास्टर भगवान दास द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रभावशाली कहानी प्लेग की चुड़ैल के मूल अंशों पर बात कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास काफल ट्री और शोध पत्रिका कंचनजंगा के वो लेख भी हैं जो इस कहानी का बहुत ही बेहतरीन साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा ई ज्ञान कोश और टेक्स्ट बुक जैसे एकेडमिक आर्काइव्स भी हमारे पास है, जो हमें उस दौर के समाज का एक बहुत विस्तृत नक्शा देते हैं। तो हमारा मिशन आज श्रोताओं के लिए ये समझना है कि कैसे एक सदी से भी पुरानी ये कहानी न केवल एक बेहतरीन थ्रिलर साबित होती है, बल्कि एक भयंकर संकट के समय में इंसानी स्वार्थ का सबसे सटीक आईना भी पेश करती है। बिल्कुल। इन स्रोतों को पलटते हुए मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि 120 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज के दौर की किसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर से जरा भी कम नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। यहाँ सबसे चकित करने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इस कहानी की गहराइयों में जाने से पहले मुझे लगता है हमें उस दौर के साहित्य की टाइमलाइन को थोड़ा समझना होगा। मतलब 1902 के आसपास हिंदी साहित्य में आखिर ऐसा क्या बदल रहा था? ये बहुत जरूरी सवाल है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम सिनेमा के इतिहास को देखें तो एक दौर था जब सिर्फ पौराणिक फिल्में बनती थीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर अचानक समाज की कड़वी सच्चाई दिखाने वाली पैरेलल सिनेमा या यथार्थवादी फिल्मों का दौर आया। स्रोतों के आधार पर अगर देखें तो हिंदी साहित्य भी उस वक्त एक ऐसे ही बदलाव से गुजर रहा था। एकदम सही तुलना है ये। मतलब 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की हिंदुमती आई, फिर 1901 में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, और 1902 में सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्लेग की चुड़ैल छपी, और फिर आगे चलकर 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। ये वो कहानियां थी जो नींव रख रही थी। हाँ, और इस बदलाव के पीछे का जो मैकेनिज्म या कारण है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। 1900 से पहले का जो दौर था वो देवकी नंदन खत्री जैसे लेखकों का था। चंद्रकांता वाले। बिल्कुल, जहां तिलिस्म, जादू और भागने दौड़ने वाली फैंटेसी कहानियों का बोलबाला था। लोग असल जिंदगी से भागने के लिए साहित्य पढ़ते थे, एस्केपिज्म जैसे हम कहते हैं। हाँ। लेकिन फिर भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के इलाकों में ब्यूबोनिक प्लेग ने दस्तक दी। मौतें इतनी भयानक और इतनी ज्यादा हो रही थीं कि साहित्यकार अब अपनी आंखें नहीं मूंद सकते थे। वो यथार्थ को अनदेखा नहीं कर सकते थे। एकदम सही। कंचनजंगा पत्रिका में इसका बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया गया है। वहां इस स्थिति की तुलना नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बेर कामू के प्रसिद्ध उपन्यास द प्लेग से की गई है। अरे वाह, द प्लेग बहुत ही क्लासिक किताब है। हाँ, तो कामू ने दिखाया था कि कैसे एक महामारी पूंजीवादी व्यवस्था की उस क्रूरता को बेनकाब करती है जहां इंसानियत से ज्यादा मुनाफा मायने रखता है। मास्टर भगवान दास 1902 में बिल्कुल यही काम कर रहे थे। उन्होंने प्लेग को सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक आईने के रूप में इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक तुलना है। मतलब महामारी एक तरह का केमिकल है जिसे समाज पर डालते ही लोगों के असली रंग उभर आते हैं। बिल्कुल, एकदम सही उपमा दिया आपने। तो चलिए सीधे 1902 के प्रयाग, जिसे आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, उसकी गलियों में चलते हैं। चलिए। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त शहर में बुबोनिक प्लेग का भयानक कहर था। लोग खौफ में थे, डॉक्टर शहर छोड़कर भाग रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी पूरी तरह से। और इसी बीच कहानी के मुख्य पात्र ठाकुर विभव सिंह का परिचय होता है।
वो एक अमीर जमींदार हैं जो शहर में फैली इस बीमारी से बचने के लिए अपने गांव भागने की तैयारी कर रहे हैं, जो शहर से करीब 5 मील दूर है। अपनी जान बचाने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन तभी एक बहुत ही अनपेक्षित घटना घटती है। उनकी पत्नी, जिन्हें कहानी में बहूजी कहा गया है, वो ठंडे पानी से नहाने के बाद तेज बुखार की चपेट में आ जाती हैं और उनके गले में गिल्टी निकल आती है। और ये जो गिल्टी या बुबो है ना, ये बुबोनिक प्लेग का सबसे प्राथमिक और सबसे भयानक लक्षण था। बहुत दर्दनाक होता होगा ये। बेहद दर्दनाक। उस समय चिकित्सा विज्ञान आज जितना उन्नत तो था नहीं। जब शरीर के लिम्फ नोड्स जैसे गर्दन या कांख में ये गिल्टियां निकलती थीं, तो वो भयंकर दर्द देती थीं। और कुछ ही दिनों में इंसान की मौत हो जाती थी। जैसे ही ठाकुर साहब डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर दूर से स्थिति को देखकर तुरंत कह देता है कि ये प्लेग है। दूर से ही, पास भी नहीं जाता। नहीं, वो मरीज को छूने तक से कतराता है और ठाकुर को सलाह देता है कि इस घर को तुरंत छोड़ दिया जाए, वरना संक्रमण सबको मार डालेगा। यहीं से ठाकुर विभव सिंह के दिमाग में जो चलता है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी खुद को बचाने की जो आदिम प्रवृत्ति होती है, और इंसानियत के बीच का एक सीधा टकराव है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे स्रोतों में दी गई जानकारी पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा। क्या हुआ? मतलब एक पति जो इतना रसूखदार है, वो सिर्फ डॉक्टर के कहने पर अपनी बीमार पत्नी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? क्या ये सिर्फ महामारी का खौफ था, या इसके पीछे उस समय के सामंती समाज की कोई गहरी मानसिकता काम कर रही थी? ये बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि कहानी में ठाकुर साहब ये तर्क देते हैं कि जब दवा काम ही नहीं कर रही, तो यहाँ रुककर वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? वो तय करते हैं कि वो अपने 5 साल के बेटे नवल सिंह को लेकर वहां से निकल जाएंगे। देखिए, इस क्रूरता को हम सिर्फ डर कहकर खारिज नहीं कर सकते। ई ज्ञान कोश के जो अकादमिक दस्तावेज है ना, वो यहाँ सामंतवादी प्रवृत्ति, या जिसे हम फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं, उसका जिक्र करते हैं। सामंतवादी प्रवृत्ति, इसे थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो उस समाज में एक रसूखदार पुरुष के लिए उसकी अपनी जान, उसकी सत्ता और उसका वारिस यानी उसका बेटा सबसे ज्यादा कीमती थे। अच्छा। पत्नी का स्थान इस पदानुक्रम में बहुत नीचे था। ठाकुर साहब को ये लगता है कि उनका जीवित रहना इस पूरे परिवार और रियासत के लिए बहुत जरूरी है। एक बीमार औरत उनके लिए बस डिस्पोजेबल या त्याज्य बन जाती है। और ये अमानवीयता तब और ज्यादा खौफनाक हो जाती है जब हम उस 5 साल के बच्चे नवल सिंह के नजरिए से चीजों को देखते हैं। बिल्कुल, बच्चे पर क्या बीत रही होगी। बच्चा अपनी माँ को उस हालत में छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। वो सिसक सिसक कर रोता है, लेकिन ठाकुर साहब उसे जबरन गाड़ी में बैठा लेते हैं। ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। सोचिए, एक मरती हुई औरत बिस्तर पर पड़ी है और उसका पति जाते जाते उससे सिर्फ एक शब्द कहता है, फेयरवेल। फेयरवेल। ये अंग्रेजी का शब्द उस समय की पूरी संवेदनहीनता को जैसे एक झटके में समेट लेता है। मतलब कोई भावना ही नहीं। ये अलगाव की चरम सीमा है। लेकिन कहानी केवल ठाकुर की कायरता पर ही खत्म नहीं होती। हाँ, आगे तो और भी भयानक चीजें हैं। बिल्कुल। जब ठाकुर चले जाते हैं तो पीछे घर की रखवाली के लिए सिर्फ एक पुराना नौकर बचता है, जिसका नाम है सत्य सिंह। अकेला सत्य सिंह? हाँ। और दूसरी तरफ जब दूर से ही देखकर ये मान लिया जाता है कि बहू जी का देहांत हो गया है, तो ठाकुर साहब दाह संस्कार के लिए भी खुद नहीं आते। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं? नहीं, वो एक पुरोहित को 30 रुपए भिजवाते हैं और कहते हैं कि 8 नौकरों को 60 ले जाकर दग्ध क्रिया यानी अंतिम संस्कार करवा दो। ठाकुर साहब कर ये तर्क कि प्राण बचे रहेंगे तो धर्म की रक्षा तो बाद में पुतला बनाकर जलाने से भी हो जाएगी, ये दिखाता है कि कैसे सत्तावान लोग संकट के समय धर्म और नैतिकता को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लेते हैं। अगर हम अपनी उस एक्सरे वाली उपमा को वापस लाए ना, तो ठाकुर साहब की कायरता उस सामाजिक एक्सरे में एक फ्रैक्चर की तरह है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके बाद जो होता है वो उस एक्सरे में एक गहरे, काले और जानलेवा ट्यूमर की तरह उभर कर आता है। हाँ, वो हिस्सा तो रोंगटे खड़े कर देता है। जब पुरोहित और नौकर शव को ले जाने लगते हैं तो घर की एक नाइन कहती हैं कि शरीर अभी गर्म है और आंखें आधी खुली हैं। इसका मतलब है वो मरी नहीं है। अभी जान बाकी थी। लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। क्या पैसों का लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो एक जीवित इंसान को मुर्दा मान ले? यहाँ हमें उस उपभोक्तावादी पुरोहित संस्कृति को डिकोड करना होगा जिसका जिक्र हमारे अकादमिक स्रोतों में किया गया है। उपभोक्तावादी पुरोहित संस्कृति? हाँ,
1902 के उस समाज में और दुर्भाग्य से आज भी कई जगहों पर मृत्यु भी एक तरह का व्यवसाय बन जाती है। जब वो नाइन शक जताती है तो लालची नौकर और भ्रष्ट पुरोहित डर का बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि मुर्दे में जान कहाँ से आई? बिल्कुल, उनका असली मकसद वो 30 रुपए का फंड है। अकेला सत्य सिंह इसका कड़ा विरोध करता है। वो कहता है कि बिना पूरी तरह जांचे किसी को जलाना या पानी में बहाना पाप है। बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जब बाकी लोग नहीं मानते तो सत्य सिंह इस पाप का भागीदार बनने से इनकार करके वहां से चला जाता है। और सत्य सिंह के जाते ही जो बंदर बांट शुरू होती है ना, वो सच में दिल दहला देने वाली है। स्रोतों में इस बंटवारे का जो गणित दिया गया है वो बहुत कुछ कहता है इंसानियत के बारे में। हाँ, वो गणित तो बहुत ही शर्मनाक है। 30 रुपए में से 7 रुपए कफन और शव ले जाने वाली सीढ़ी के नाम पर निकाल लिए जाते हैं। बाकी 7 नौकर 2-2 रुपए आपस में बांट लेते हैं। मतलब 14 रुपए वो हो गए। और वो पुरोहित, वो सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। हाँ, वो 9 रुपए नवग्रह दान के नाम पर सीधे अपनी जेब में डाल लेता है। एक मरती हुई औरत की जिंदगी की कीमत महज 30 रुपए लगा दी गई है। ये बहुत ही घिनौना है। और उसके बाद रात के भयानक अंधेरे में उस मृतप्राय शरीर को बिना जलाए सिर्फ राम नाम सत्य कहते हुए गंगा की तेज धार में फेंक दिया जाता है। ये सोचकर ही सिहरन होती है मुझे। ये हिस्सा हमें बताता है कि जब सिस्टम यहाँ डॉक्टर और ठाकुर हार मान लेता है तो नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार कैसे अपनी जड़ें जमा लेता है। लेकिन कहानी यहाँ से एक ऐसी करवट लेती है जिसे आपने शुरुआत में मेडिकल थ्रिलर कहा था। बिल्कुल, यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब वो कच्चा शरीर गंगा में फेंका जाता है तो भौतिक विज्ञान और इंसानी शरीर की बायोलॉजी मिलकर एक चमत्कार रचते हैं। हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर को भी मात देती है। बिल्कुल। वो सीढ़ी जिस पर बहूजी को बांधा गया था वो हल्के बांस से बनी थी और बीमारी की वजह से बहूजी का शरीर इतना सूख चुका था कि उनका वजन बहुत कम था। हल्की हो गई थी वो। इसके कारण वो सीढ़ी पानी में डूबी ही नहीं, वो त्रिवेणी के संगम को पार करते हुए करीब 5 मील दूर तक गंगा की लहरों पर तैरती रही। 5 मील, ये कोई छोटी दूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गंगा जल की उस बर्फ जैसी ठंडक ने उनके शरीर के गिरते हुए तापमान को एक तरह से प्रिजर्व कर दिया। उनके अंदर बची हुई थोड़ी सी जान को जगाए रखा। और फिर ना प्रकृति अपना सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन करती है। एकदम मेडिकल चमत्कार। हाँ, वो सीढ़ी किनारे पर झुके हुए एक विशाल करौंदे के पेड़ की डाली से जा टकराती है। पानी के तेज बहाव और सीढ़ी के झटके की वजह से उस पेड़ की डाली का एक नुकीला कांटा बहूजी के गले की उस प्लेग वाली गिल्टी में बिल्कुल एक सर्जिकल ब्लेड की तरह चुभ जाता है। अरे बाप रे, ये एक अद्भुत संयोग है। बिल्कुल। वो कांटा उस बुब्बू को फोड़ देता है और गिल्टी फूटते ही उसमें जमा सारा गंदा, संक्रमित और पीड़ा देने वाला खून बहने लगता है। मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि अगर उस संक्रमित मवाद को निकाल दिया जाए तो मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। और ठीक ऐसा ही होता है। खून बहने के बाद बहूजी को होश आ जाता है, वो बच जाती हैं। लेकिन यहां आकर मुझे लगता है कि कहानी का असली और सबसे तीखा व्यंग शुरू होता है। जब वो जीवित होकर वापस आती हैं तो समाज उनका स्वागत नहीं करता। और ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि सामूहिक मनोविज्ञान हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अज्ञात का डर। हाँ, जब बहूजी होश में आती हैं तो पहले तो उन्हें लगता है कि शायद वो मर चुकी हैं और ये कोई स्वर्ग है, लेकिन अपने बच्चे की याद उन्हें उठने पर मजबूर करती है। एक माँ की ममता। बिल्कुल। वो उन्हीं कफन वाले सफेद कपड़ों में धीरे धीरे चलते हुए गांव की तरफ पहुंचती हैं। जैसे ही गांव की एक दासियों ने इस हालत में देखती है, अब सफेद कपड़े, अस्त व्यस्त बाल और गले से बहता खून, वो तुरंत चिल्लाने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल। इस प्रतिक्रिया के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मतलब क्या लोग इतने भोले थे कि उन्होंने कुछ जांचने की कोशिश ही नहीं की, बस सीधे चुड़ैल मान लिया? देखिए, इसे हम मास हिस्टीरिया या सामूहिक उन्माद कहते हैं। मास हिस्टीरिया, अच्छा। हाँ, जब एक समाज भयानक बीमारी और मौतों के सदमे से गुजर रहा होता है ना, तो उनकी तार्किक क्षमता खत्म हो जाती है। जब डॉक्टर भाग गए हैं, विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो उनका दिमाग इस अराजकता को समझने के लिए एक नई कहानी गढ़ता है। एक मृत घोषित की गई औरत अगर वापस आ जाए तो उनका डरा हुआ दिमाग उसे कोई मेडिकल चमत्कार नहीं मानेगा,
वो अपने लोक कथाओं के सबसे गहरे डर को उस पर थोप देगा, यानी कि वो एक चुड़ैल है जो महामारी लेकर आई है। और ये अंधविश्वास इतना हावी हो जाता है कि जब वो लड़खड़ाते हुए अपने ही बगीचे में पहुंचती हैं और अपने बेटे नवल सिंह से लिपट जाती हैं तो दूर से गांव की औरतें शोर मचाने लगती हैं। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। सबसे विचलित करने वाला दृश्य तो तब आता है जब उनका अपना पति ठाकुर विभव सिंह गांव वालों के साथ वहां पहुंचता है। वो इंसान जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था अब उन्हें चुड़ैल समझकर और डर के मारे अपनी पिस्टल निकाल लेता है और गोली चला देता है। सोचिए, और ये गोली सिर्फ एक पति ने अपनी पत्नी पर नहीं चलाई थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये उस समय के पितृसत्तात्मक समाज ने एक असहाय औरत पर चलाई थी जो उनके तय किए गए नियमों के खिलाफ जाकर जिंदा बच गई थी। सही बात है। हालांकि गोली आसमान की तरफ चलती है, लेकिन उस धमाके से बहूजी बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। इस पूरे भीड़ में सिर्फ एक इंसान है जिसकी दृष्टि स्पष्ट है, और वो है उनका 5 साल का बेटा नवल सिंह। हाँ, बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। बिल्कुल, वो रो रो कर कहता है कि इन्हें मत मारो, ये मेरी माता है। ये दृष्टि दिखाता है कि कैसे बड़ों का दिमाग सामाजिक कुरीतियों और डरों से कंडीशन हो चुका है, जबकि एक बच्चे का मन अभी भी इन पूर्वाग्रहों से मुक्त है। जब ठाकुर साहब पास जाकर देखते हैं तो मुख की बनावट, मस्तक का मस्सा और हृदय के तिल देखकर अंततः पहचान जाते हैं कि ये कोई प्रेत नहीं, उनकी अपनी पत्नी है। तब जाके उन्हें यकीन होता है। बहूजी जब होश में आती हैं तो उनका संवाद पूरे समाज के मुंह पर एक तमाचे जैसा है। हाँ, वो संवाद बहुत शक्तिशाली है। वो रोते हुए कहती हैं कि प्रयाग में बीमार छोड़कर भाग गए और अब यहां गोली चला दी। लेकिन फिर वो कहती हैं कि अगर मैं चुड़ैल भी हो गई हूं तो भी इस प्रेत शरीर से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। ये संवाद उस समय की महिलाओं की नियति और उनके कंडीशनिंग को भी दर्शाता है, जहां इतना सब सहने के बाद भी एक पत्नी खुद को सेवा के लिए ही समर्पित मानती है। बिल्कुल, और अंततः कहानी का अंत एक सुखद मोड़ लेता है। हाँ। ठाकुर का हृदय पिघल जाता है, वो माफी मांगते हैं। शुक्र है। और तभी वो ईमानदार नौकर सत्य सिंह भी वहां पहुंच जाता है और भ्रष्ट पुरोहित वो नौकरों का सारा सच उगल देता है। बंडाफोड़ हो जाता है उनका। हाँ, गांव वाले जो कुछ देर पहले लाठियां लिए खड़े थे वो अब ढोल मंजीरे बजाने लगते हैं। जिसे वो चुड़ैल कहकर मारना चाहते थे, अब उसे देवी का रूप मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये भीड़ की मानसिकता का एक और सटीक उदाहरण है। एकदम सही। वे पल भर में किसी को भी शैतान बना सकते हैं और पल भर में भगवान। इस कहानी के सभी पहलुओं को समझने के बाद अगर हम टेक्स्ट बुक और ई ज्ञान कोश के विश्लेषणात्मक स्रोतों की ओर वापस लौटें तो ये स्पष्ट होता है कि मास्टर भगवान दास सिर्फ एक भूतिया कहानी या थ्रिलर नहीं लिख रहे थे, वे एक बहुत ही कड़ा सामाजिक संदेश दे रहे थे। निश्चित रूप से ये कहानी उस समय प्रचलित क्रूर प्रथाओं के खिलाफ एक साहित्यिक विद्रोह थी। तो क्या ये कहानी विशेष रूप से उस दौर की महिलाओं की दयनीय स्थिति को भी दर्शाती है? बिल्कुल दर्शाती है। उस दौर में अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती या कोई गरीब और असहाय औरत किसी गंभीर बीमारी का शिकार होती तो अक्सर संपत्ति हड़पने या जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था। ये तो बहुत ही भयानक सच है। हाँ, झाड़ फूंक के नाम पर उनकी हत्याएं कर दी जाती थीं। कहानी ये स्पष्ट करती है कि असली चुड़ैल वो बीमार औरत नहीं है, बल्कि वो लालची पुरोहित है, वो स्वार्थी पति है और वो अंधविश्वासी समाज है। सही कहा आपने। और दूसरी तरफ सत्य सिंह का चरित्र ये स्थापित करता है कि नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा किसी ऊंचे पद, जाति या वर्ग की जागीर नहीं है। समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी नैतिक रूप से सबसे अमीर हो सकता है। ये चर्चा हमें फिर से उसी बिंदु पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी कि आपदाएं हमारे भीतर के सबसे अच्छे और सबसे बुरे गुणों को बाहर निकाल लाती हैं। बिल्कुल। जब भी समाज पर कोई बड़ा संकट आता है तो इंसानियत का सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। 1902 के इलाहाबाद में जो हुआ वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं है। आज भी हम ये सब देखते हैं। हाँ, हमने अपनी हालिया वैश्विक महामारियों में भी देखा है कि कैसे लोग ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे, कैसे अफवाहों का बाजार गर्म था और कैसे कुछ लोग सत्य सिंह की तरह अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचा रहे थे। इंसान का स्वभाव, उसका डर और उसका लालच 120 सालों में बहुत ज्यादा नहीं बदला है। यही कारण है कि साहित्य का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है।
एक्सरे मशीनें हमारी हड्डियों की टूट-फूट दिखा सकती हैं, लेकिन समाज की आत्मा में जो दरारें हैं, जो वैचारिक फ्रैक्चर है, उन्हें देखने के लिए हमें प्लेग की चुड़ैल जैसे साहित्य की ही जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानियां हमें चेतावनी देती हैं कि जब संकट आता है तो हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो हम पुरोहित की तरह स्वार्थी हो जाएं या फिर सत्य सिंह की तरह अपनी इंसानियत को बचाए रखें। इस गहरी और आंखें खोल देने वाली चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक नया विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि 1902 में कैसे अज्ञानता और अफवाहों ने मिलकर एक जिंदा औरत को रातों रात चुड़ैल बना दिया था। हाँ। आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक तकनीक है और सोशल मीडिया के ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो किसी भी खबर को पलक झपकते ही दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब भविष्य में कोई नई वैश्विक आपदा या महामारी आएगी, तो क्या हमारी ये उन्नत तकनीक और हमारा विज्ञान हमें उस मास हिस्टीरिया से बचा पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये नई तकनीकें हमारे डर का फायदा उठाकर 1902 के उन गांव वालों से भी ज्यादा तेजी से हमारे ही बीच के किसी बेगुनाह को नया खलनायक या नया चुड़ैल घोषित कर देंगी? श्रोताओं के लिए सोचने के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है। विचार कीजिएगा।